हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी आईपीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। आईपीयू यूनिवर्सिटी को हम गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि दिल्ली में है। तो आईपीयू यूनिवर्सिटी ने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल अपडेट कर दिया है वेबसाइट पर। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, या आप डायरेक्ट आईपीयू की वेबसाइट पर जाकर के इसका काउंसलिंग नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। जो बच्चे पहले आईपीयू में रजिस्ट्रेशन करने से चूक गए थे, उनके लिए एक और लास्ट चांस आईपीयू यूनिवर्सिटी ने दिया है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के साथ-साथ उनकी काउंसलिंग के प्रोसीजर में भी शामिल हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा शेड्यूल अभी बताऊँगा, आपके साथ में डिस्कस करूँगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, ताकि जो लोग इस प्रक्रिया में पहले चूक गए थे, वो अब दोबारा से शामिल हो सकें। अच्छा, आईपीयू यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा विकल्प हम मान सकते हैं। जो लोग अब निमसेट के लिए तैयारी नहीं करना चाहते हैं, या जो भी अदर एग्ज़ाम एमसीए के लिए होते हैं, उनमें तैयारी नहीं करना चाहते हैं, या जिन लोगों के 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, उसमें आईक्यू एक अच्छा ऑप्शन है। आईक्यू में कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैं उसका लिंक भी आपको इसके साथ में शेयर कर दूँगा, क्योंकि जब आईक्यू ने अपना एक्सटेंशन नोटिस दिया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। पर बहुत सारे लोग शायद उसको ना देख पाए हों, क्योंकि निमसेट की उस समय प्रक्रिया चल रही थी। और कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि हमको पहले राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, बट क्योंकि उनकी रैंक काफ़ी पीछे है, और जिनकी रैंक काफ़ी पीछे है, उन लोगों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे हैं जो लोग कैटेगरी के रैंक के साथ में उनको अलॉटमेंट मिला, उनको रैंक आई थी, लेकिन शायद वो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट भी अब तक सबमिट नहीं कर पाएँगे, तो उसके कारण भी उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं जो नेटसेट के लिए अ, अब क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके जो एलिजिबल नहीं हैं, या जो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो आईपीयू में कई सारे बच्चों ने ये भी सोचा था कि नेटसेट में मेरा हो जाएगा, तो आईपीयू की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने बैकअप के तौर पर पहले से एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया था, और कुछ लोगों ने बाद में जब एग्ज़ाम उनका खराब हुआ, तो उनका जब काउंसलिंग दोबारा एक्सटेंशन नोटिस आया था, उसमें एप्लीकेशन कर दिया था। पर ऐसे कुछ और लोग भी थे जिनको ये भरोसा था कि मेरा इसमें हो जाएगा। बट कहीं न कहीं अगर हम ये सोचते हैं कि हमको एडमिशन इस साल लेना ही है, और हमारे 3-4 गैप हो गए हैं, तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा गैप करने से हमारी पढ़ाई में गैप होता है। आगे भी हमको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब हम प्लेसमेंट्स के दौरान जाते हैं। क्योंकि एक लोकल कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा जाए, ठीक है? चलिए, तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा आईक्यू का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, वो किस तरह से है, ठीक है? तो ये देखिएगा आप इसका नोटिस, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एमसीए, एमसीए एसई, ठीक है? इनके जो प्रोग्राम कोड चलते हैं, वो है एमसीए और एमसीए एसई, ठीक है? इस कोड के लिए, ठीक है? ओके? अच्छा, ऑल एमसीए यानी निमसेट 2021 qualified candidates who wish to participate in the online counseling must refer to the schedule as follows. Number one thing, candidates, देखिए कैटेगरी अब हम आपको बताएंगे कि दो कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की है। पहली कैटेगरी क्या है? कैंडिडेट्स who have already filled online application form of Guru Gobind Singh Indraprastha University IQ and paid the requisite fee of 1200 यानी 1200 रुपए का, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था जो कि नॉन रिफंडेबल है, उनके लिए एक्टिविटी क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए एक्टिविटी क्या है। सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस ऑफ 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। मतलब ऐसे लोग जिन लोगों ने आईपीयू में
पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया था, जिसकी 1200 फीस थी, वो पे की थी, उन बच्चों को 1000 रुपए जो कि काउंसलिंग फी है, कितनी फीस है? काउंसलिंग फीस है ये, काउंसलिंग फी है, इसको पे करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसकी स्टार्टिंग डेट यानी कल से, यानी 7 सितंबर से ये शुरू होगी। 7 सितंबर को 2 बजे के बाद, ठीक है, इन्होंने टाइम भी मेंशन किया है। और जो क्लोजिंग डेट है यानी 12 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए पे कर सकते हैं 11:50 यानी रात को, ठीक है। तो 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और उसी में आपको 1000 रुपीज फी पे करने हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो पहले से फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनको दोबारा करने की नीड नहीं है। जिन लोगों ने फी पहले पेड कर दी है, 1200 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, उनको 1000 रुपए से काउंसलिंग की फी पे करनी है। और जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है। और ये ध्यान रखें 7 से 12 के बीच में करना है, यानी कल 7 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी बात करेंगे। दूसरे कैटेगरी के लोग, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कैटेगरी नंबर 2, कैंडिडेट्स who have not filled online application form of GGSIPU, Guru Gobind Singh University earlier as per notified dates। ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया था, उनके लिए देखिए क्या बात कही गई है। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, ऐसे कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे जो रिक्वायरमेंट है, एंड पे द ऑनलाइन फी ऑफ 1200 जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, अलोंग विथ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल थ्रू द नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। यानी आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं। पहले 1200 रुपए आपको जिन लोगों ने पहले कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया था, इसके लिए 1200 रुपए उन्होंने पे नहीं किए थे, तो सबसे पहले आपको एक और मौका दिया जा रहा है। मैं आपको बहुत बार मतलब बहुत ही बार-बार आपको इसमें जोर डाल रहा हूँ कि आप इस बात पर गौर कीजिएगा। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, उनको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज काउंसलिंग फी पे करनी है। ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था और वो चूक गए थे, अभी भी मेरे पास कई बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर मैंने आईक्यू का फॉर्म नहीं भरा था, मुझे लगता था कि मेरा एडमिशन में कॉलेज अलॉटमेंट भी हो जाएगा और मैं आईक्यू में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया था। उन लोगों को 1200 रुपए एक तो रजिस्ट्रेशन फीस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है, साथ ही साथ 1000 रुपए काउंसलिंग की फी है जो उनको पे करनी होगी। और ये भी 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में करना होगा। 7 सितंबर को 2 बजे दोपहर में ये लिंक ओपन होगी और 12 सितंबर को 11:50 तक ये लिंक इनेबल रहेगी। तो तब तक मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ काउंसलिंग को भी प्रोसेस में करना होगा। इज दैट क्लियर? अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर भी आपसे बार-बार कहूँगा, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को अच्छे से रीड करना है। इस जो काउंसलिंग का नोटिस आया है, इसको भी आप बार-बार रीड करें, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो ये आगे का इनका जो वो है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो एक नोट दिया है, रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट for participating in the online counseling या admission and must go through the chapter number 10 of the online counseling procedure। देखिए इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में चैप्टर वाइज सारी बातें कही हैं, तो मैं एक बार आपको दिखा दूंगा कि जो इनका ब्रोशर है वो क्या है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, ब्रोशर में सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। मैं आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां पर जाकर के जो ये बात कही है तो आप देख सकते हैं। फॉर द डिटेल कैंडिडेट्स आर द रिक्वेस्टेड टू रेफर द एडमिशन ब्रोशर फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द रेगुलरली वेबसाइट
www.ipu.ac.in as well as the online admission website https://ipu.admission.nic.in till the admission process for academic session 21 and 22 on. The word mentioned in the schedule has the defined in the admission brochure for the academic session 21-22 and the schedule after declaration of the result round 1 will be displayed 21 September. यानी 21 सितंबर को आपको राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो आपको डिस्प्ले। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं आपको और भी बातें बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको लगेंगे या वेरिफिकेशन क्या होगा, कब होगा, वो भी सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। नंबर 1 थिंग, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। जो लोग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। So candidate may refer the chapter 6 reservation policy of the admission brochure available on the website of university। ये जो चैप्टर नंबर 6 है इंफॉर्मेशन ब्रोशर में चैप्टर वाइज सारी बातें लिखी हैं, जैसे कि चैप्टर में आपको बताया जा, जैसे कि कई जगह जैसे आपको ये भी बता दिया जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको ये मालूम चलेगा कि उसका सिलेबस क्या है या कई सारी चीजें उन्होंने अपने उसमें नोट में दी हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी पहले दे देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा आपको कहा गया है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द एंटाइटल्ड डॉक्यूमेंट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी लाइक SC ST, जम्मू कश्मीर, PWD, डिफेंस, जैन माइनॉरिटीज, PWD सभी के लिए। और ये 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, ठीक है, 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच होगा। देखिए यहाँ ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर ओपन किया है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए चैप्टर 1, ये देखिए पार्ट ए में ये देखिए चैप्टर वाइज दी गई हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 6 नंबर पर है रिजर्वेशन पॉलिसी। 8, 9, 10 पर काउंसलिंग का प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है, क्या प्रोसीजर होगा। 11 में काउंसलिंग शेड्यूल समरी दी गई है। ऐसे कई सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं, आप इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर को रीड आउट करिएगा। 200 पेज के करीबन ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स के लिए ये एक साथ कंबाइंड दिया गया है। तो आप एक बार मैं चाहूंगा कि सारी चीजें बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको वापस से काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। द कैंडिडेट क्लेमिंग द बेनिफिट अंडर द रिजर्व कैटेगरी हैव टू अपलोड द रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूली इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ नॉट अपलोडेड अर्लियर। अगर पहले उन्होंने अपलोड नहीं किए होंगे तो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जो भी आपको रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स जिनके लिए आप क्लेम करना चाह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली साइड के लोग हैं। देखिए मैं आपको फिर बताऊंगा कि यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी चैप्टर नंबर 6 में दी गई, मैं भी आपको एक बार वो भी बता दूंगा। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में जो भी आपको दिए गए वो ये हो सकते हैं। द कैंडिडेट में काइंडली रीड एडमिशन प्रोसेस चैप्टर 6 टू सी डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द बीइंग एलिजिबल टू द क्लेम बेनिफिट अंडर द रिजर्व कैटेगरी। ओके, तो ये 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड आपकी जो मेल आईडी होगी या उस पर मेल आएगा या उस पर कॉल, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर कॉल आएगा। अब देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात, दोबारा से मैं फिर आपको फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। नंबर 1 थिंग, कैंडिडेट who have filled who have successfully filled online application form and paid online application fee of 1200 and also registered and paid counseling fee of participation 100,000 rupees। मतलब उन लोगों की बात की जा रही है जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म 1200 रुपए का फिल किए होंगे, साथ ही साथ 1000 रुपए काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन फी जमा की होगी। उन लोगों को चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। चॉइस फिलिंग के बाद 16 से 19 के बीच में ये मौका दिया जाएगा, 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच। इज दैट क्लियर? और 21 सितंबर को
उनका रिजल्ट आएगा, यानी काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये बात बहुत ध्यान आपको रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको जो इनका रिजर्वेशन पॉलिसी है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सीट एलोकेशन कैसे होता है। सीट एलोकेशन में एक तो नेशनल कैंडिडेट रीजन, एनसीटी दिल्ली, एनसीटी जो दिल्ली है वो, और गेट। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है कि दिल्ली रीजन के लिए 85% सीट जो है सैंक्शनड होती है। द कैंडिडेट शैल बी कंसीडर इन द दिल्ली रीजन कैंडिडेट इफ दे हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखिए दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए क्या बात कही गई है, इफ दे हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया है फ्रॉम एनी स्कूल या इंस्टीट्यूट जो कि लोकेटेड होगा कहाँ, एनसीटी ऑफ दिल्ली, और फ्रॉम एनी कॉलेज या इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू द DGSIP यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी कॉलेज होगा या इंस्टीट्यूट होगा एफिलेटेड होगा गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से, उसके लिए उनको बोला जाएगा दिल्ली रीजन कैंडिडेट। All such candidates shall be notified as the Delhi region candidate for the purpose of the counseling for admission। यानी ऐसे लोगों को 85% का रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब 85% सीटें उन लोगों के लिए इंटेक की गई हैं। और इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वो यहाँ पर अभी आपको चैप्टर नंबर 6 में बताएंगे। दूसरी बात, आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए 15% सीट इंटेक की गई हैं। ऐसे कैंडिडेट जो आउटसाइड दिल्ली रीजन के हैं उनको कैसे कंसीडर करेंगे, इफ दे हैव द पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड दिल्ली, जो दिल्ली के बाहर लोकेटेड है उनके लिए 15% होगा। So all such candidates shall be notified as the outside Delhi region candidate for the purpose of counseling for admission। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 6 जो है वहां ले चलता हूं और आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या बातें कही गई। देखिए बीटेक बीआर प्रोफेशनल प्रोग्राम, और प्रोफेशनल प्रोग्राम में हम आपको बता दें कि एमसीए प्रोग्राम आता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर 85% वही और 15% का यहाँ पर सीट एलोकेशन आपको बताया गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, देखिए माइनॉरिटी, ये सारी बातें यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेंगी। चैप्टर नंबर 6 में देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये इनकी रिजर्वेशन पॉलिसी है। और यहाँ पर देखिए ये बताया जाएगा, एक तो दिल्ली रीजन, ओडी मतलब आउटसाइड दिल्ली रीजन, जनरल कैटेगरी, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी, डीईएफ डिफेंस, पीडब्ल्यूडी पर्सनल विद डिसेबिलिटी, ओबीसी। ठीक है, कई सारी चीजें यहाँ पर आपको, डीएससी दिल्ली रीजन शेड्यूल कास्ट, दिल्ली रीजन शेड्यूल ट्राइब, दिल्ली डिफेंस रीजन। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इसका पूरा एप्लीकेशन है, आप इसको अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जो रिलैक्सेशन के लिए ये जो आपसे कहा गया क्लेमिंग के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा 85% और 15%, ये 85% का यहाँ पर रिजर्वेशन है और 15% का रिजर्वेशन है। अब फॉर द यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ द स्टडीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे जो एनसीटी दिल्ली में लोकेटेड है, और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एनसीटी दिल्ली में तो लोकेटेड है एक्सेप्ट द माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटी स्टेटस वाले होंगे और नॉन माइनॉरिटी वाले होंगे, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी वाले वो ये है। तो अलग अलग जगह पर, लेकिन सभी में 85% 85% और 85% तक, यानी 85 और 15%। ठीक है, अब इनका भी रिजर्वेशन ये दिया गया है, आउटसाइड दिल्ली शेड्यूल कास्ट, आउटसाइड दिल्ली शेड्यूल ट्राइब, आउटसाइड दिल्ली डिफेंस और आउटसाइड दिल्ली पीडब्ल्यूडी। यहाँ पर ओबीसी को जनरल का कंसीडर किया है, तो ओबीसी को कोई प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बोली गई है ओबीसी के लिए कि ओबीसी रिजर्वेशन शैल बी द ओवर एंड अबव द सैंक्शन सीट इनटेक। EWS कैटेगरी इज एप्लीकेबल ओनली इन द यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज, एक ही कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है, एंड गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज ओनली, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड होगा वो। So this will implemented in accordance with the government of India and government of NCT Delhi orders are applicable। ठीक है, इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना, जो भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं रिजर्वेशन की। तो ठीक है, ओके, पूरा आप इसको रीड आउट करिएगा। सभी कास्ट, जो भी जितने भी कास्ट हैं उन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए मैं वापस से अब अपनी
काउंसलिंग की जो शेड्यूल है उस पर वापस से लौटते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं जो कि क्लेमिंग रिजर्वेशन क्लेमिंग के आधार पर होंगे। जैसे नंबर 1 थिंग कि द कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन अंडर द रिजर्व कैटेगरी हैव टू द मैंडेटरी अपलोड द एंटाइटल्ड सपोर्टिंग सर्टिफिकेट इन या इन हिज या हर नेम, जो उसके नाम का सर्टिफिकेट होगा। कैंडिडेट फॉर द फर्दर डिटेल मस्ट रीड द चैप्टर नंबर 6 रिजर्वेशन पॉलिसी। देखिए रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ए बी सी ये डी ये सारे जो भी यहाँ पर दिए गए हैं वो है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, रिजर्वेशन इन ओबीसी कैटेगरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मास्टर्स लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ये मान लीजिएगा कि आईपीयू में आप एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे, जहां पर मास्टर्स लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स में ओबीसी कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, so the reservation of the EWS category is applicable on the University of School of Studies, जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? The candidate must read the condition of eligibility for admission as the given the admission process 2021 and 22 carefully and must satisfy themselves regarding their eligibility for the admission in the various program before registering online admission and submitting the counseling participation fee। ये बिल्कुल सही बात है। आप एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले और चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग फी आप जो कर रहे हो उससे पहले आप आश्वस्त हो जाएं कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं या नहीं रखते। तो इसलिए एडमिशन प्रोसेस को बहुत ध्यान से पढ़ें। It is the sole responsibility of the candidate to ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria and the programs they seek admission, the correctness of the details filled with respect to the reason, category or any other such detail for the allotment of seat। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कैंडिडेट इंश्योर कर लेगा कि वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है या नहीं करता है। ठीक है, चाहे वो रीजन हो, चाहे वो कैटेगरी हो, चाहे वो अलॉटमेंट ऑफ सीट। ओके, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा दी गई गलत पाई जाती है तो आपकी जो प्रोग्राम है, जो आपका एडमिशन है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, यानी कि आप अवॉइड करें लास्ट मोमेंट पे आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो द यूनिवर्सिटी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेटवर्क प्रॉब्लम्स और एनी अदर प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट जो डी पॉइंट है, कैंडिडेट क्लेमिंग सीट इन द दिल्ली रीजन must have passed the qualifying examination 10+2 graduation from any institute or colleges located in Delhi। Allotment of the seat wrong reason on the account of the incorrect filling of form will be cancellation of the allotment any later stage and candidate will automatically lose to write the seat in his bona fide reason if not applicable the time of cancellation of seat। That means कि मतलब ये हुआ कि आपने जो भी दिल्ली रीजन के लिए अगर किया है तो दिल्ली रीजन के लिए करें। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं, दिल्ली रीजन है, और अगर आपने दिल्ली रीजन में कर दिया होगा तो आपको सीट जो है अलॉटमेंट उसी के हिसाब से हो जाएगी, बट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो उसी रीजन के लिए आप अपनी सीट को क्लेम करें। इज दैट क्लियर? क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ध्यान रखें, 10+2 या जो ग्रेजुएशन है वो आपने किया हो कहाँ से, लोकेटेड जो भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हो वो दिल्ली में। ठीक है, तभी आप दिल्ली रीजन के लिए हो। ओके, अब जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो भी यहाँ पर बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको बताई गई है। तो देखिएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इन दिस स्टेज ऑल द कैंडिडेट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फ्रॉम प्लेस कन्वीनियंट टू देम। द कैंडिडेट रजिस्टर्स ओनली वंस। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके नाम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, जेंडर एक्सेट्रा जो भी चीजें वहाँ पर होंगी, पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीजें आपको भरनी होंगी। साइन इन करेंगे। इसके बाद में कुछ स्टेप्स में फॉर्म होगा, मल्टी स्टेप्स एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिसमें कि नंबर 1 थिंग अपलोडिंग और इमेजेस डॉक्यूमेंट्स होगा, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद में
देखिए डाउनलोडिंग द कंफर्मेशन पेज, ठीक है, कंफर्मेशन पेज, ये सारी चीजें इसमें होंगी। इसके अलावा देखिए पूरे प्रोसेस है, आप उसको एक बार अच्छे से रीड आउट करिएगा। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन पार्टिसिपेशन फीस, अब ये मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट द 1000 प्लस जो चार्जेस एप्लीकेबल होंगे वो आपको भरने होंगे। काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी एज पर द शेड्यूल ऑफ द सीईटी कोड, ठीक है। For depositing the counseling participation fee, the candidate has to visit the GGSIP University admission website ipu.admission.nic.in। यहाँ पर जाकर के आपको विजिट करना होगा एंड सेलेक्ट द ऑप्शन पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी। वहां पर जाकर के आपको काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन को सिलेक्ट करना है। एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर, ये सब आपको भरनी होंगी। आफ्टर सबमिशन ऑफ द डिटेल मेंशन्ड इन द पैरा नंबर 2, द कैंडिडेट विल गेट ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट। वहां पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी फी पेड कर देंगे। कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर ले, काउंसलिंग पार्टिसिपेंट फी पेमेंट उसका हो गया है या नहीं हो गया है, उसका प्रिंट आउट ले ले, कंफर्मेशन ले ले, ठीक है। सारी चीजों को आप कंफर्म कर। तो ये तो था कि सबमिशन जो भी आपको ऑनलाइन करना है, फी पेमेंट वगैरह वो कैसे करनी है। अब देखिएगा, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू द ओन इंटरेस्ट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑनलाइन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट वेट टिल द लास्ट मिनट टू अवॉइड ट्रांजैक्शन फेलियर और एनी अदर टेक्निकल फॉल्ट ड्यू टू द कंजेशन ऑन द वेब सर्वर ऑन द अकाउंट ऑफ हैवी लोड और इंटरनेट या वेबसाइट। तो बिल्कुल सही बात है, आपको एडवाइस की जाती है लास्ट मिनट के लिए आप ना बैठें। If the fee paid through the debit card, credit card status is not okay, so it means the transaction got cancelled and the amount will be refunded in concerned credit card, debit card, other. Such candidate have to pay the fee again once again। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने अपनी फी पेड कर दी है, जिसका स्टेटस नॉट ओके है, जिनका ओके स्टेटस नहीं है, मतलब ये है कि उनका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया है और वो ऑटोमेटिकली आपने जिस भी मोड से किया हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, उसमें रिफंड हो जाएगा और कैंडिडेट को दोबारा से फीस पेड करनी। ओके। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, non availability of the fee confirmation receipt on the website in the specified time as the mentioned in the point number 4, candidate can contact the help desk of the university to resolve the issue। आपको जो हेल्प डेस्क दी जाएगी यूनिवर्सिटी के लिए, वहां से रिजॉल्व हो जाएगी। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेशन फी जस्ट अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, जस्ट पेमेंट ऑफ दिस फी डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट टू एडमिशन। के इंश्योरिटी नहीं करेगा कि कैंडिडेट का एडमिशन हो गया है। ये एक रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रोसेस है जो मैंडेटरी है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया में शामिल होनी। गेट क्लियर। अब बात करेंगे हम चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के लिए देखिएगा, चॉइस फिलिंग इज कंपल्सरी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट विदाउट द फील्ड इन द चॉइस या प्रेफरेंस। यानी कि आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आपने चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को नहीं लिया है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग इज कंपल्सरी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट, सभी के लिए ये मैंडेटरी होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद में आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज टू फिल, जब बच्चा रजिस्ट्रेशन कर लेगा, जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो कैंडिडेट हैज टू फिल चॉइसेस फॉर अलॉटमेंट, मतलब आपको अपनी जो चॉइसेस होंगी वो फिल करनी होगी। From the list of all possible combination of all institute and the course available in the order of his or her preference during the choice filling period, आपको जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर भरना हो वहाँ भर सकते हैं, जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। मैं अभी आपको वो सारे प्रेफरेंसेस एक बार दोबारा से दिखा दूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने भी आपको बताया था, उसका भी लिंक मैं आपको साथ में शेयर कर दूंगा। मैंने उसमें बहुत डिटेल में इसके साथ में चर्चा की थी, बट मैं अभी आपको जस्ट शॉर्ट व्यू दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि उसमें क्या आप ऑर्डर रख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें ऑर्डर रख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए ये आपको बताया है, इसमें प्रीवियस वीडियो में भी बताया और इसमें इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि वो आप ऑर्डर रख सकते हैं। नॉट कंपल्सन कि आप वही रखें। तो थोड़ी सी मैं प्रोसेस आपको एक बार बता दूं, फिर मैं आपको प्रेफरेंस दिखाऊंगा। Once the period for filling of choices preferences is over, choices या preferences filled by the candidate will be the used for the allotment of seat। जो भी आपने preferences से choices भरी हैं
उनको कैंडिडेट को अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, so candidate are advised and encouraged in their own interest to fill maximum number of choices। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है और इंकरेज भी किया जाता है इस चीज के लिए अपने इंटरेस्ट के आधार पर जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस को फिल करना चाहते हैं to increase the possibility of the getting desirable seat। Obviously इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आपको वो सीट मिल जाए। For the benefit of the candidate, the stream wise and institute wise and rank wise admission rank cut off the data is available on the university website and as the relevant rank ipuadmission.nic.in। यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। From the previous experiences, it has been noted that some candidates will have very few या limited number of choices, so may result in non-allotment of seat during the seat allotment। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से कि किस रैंक पर क्या अलॉटमेंट हुआ। So therefore, it is the once again advised that the candidate should fill the many choices as possible to ensure that the have better chances of the allotment of seat। बार बार आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जितने नंबर ऑफ चॉइसेस भर सकते हैं आप भरिएगा, क्योंकि आपको पहले राउंड में कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट होगा, हो सकता है आपने सिर्फ 2 ही कॉलेज भरे हो और बाकी कॉलेज आपने नहीं भरे हो, तो हो सकता है आपको वो सीट ना मिले। इसलिए ऐसी गलती ना करें। फिर आपके ऊपर है कि आप उस कॉलेज में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। आपके पास में ऑप्शंस भी होंगे कि आप अपग्रेड भी कर सकें अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। इसलिए आप नंबर ऑफ चॉइसेस कम ना डाल के जितने नंबर ऑफ चॉइसेस आप डालना चाहते हैं आप डालें। Candidate, however, will given the opportunity to edit, modify, add or delete preferences after allotment of the seat round 1 for the subsequent round of the counseling। आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि आप अपनी एडिट भी कर सकें, मॉडिफाई भी कर सकें जो भी चॉइस प्रेफरेंसेस आपने फिल। The candidate are also advised to fill choices preferences, then save the same and take the print out the saved choices preferences to be retained for the future reference। जो भी आपने अपने चॉइसेस दिए हुए हैं उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें। अब मैं आपको वापस से प्रेफरेंसेस दिखाता हूँ। देखिए आईपीयू कॉलेज में जो नंबर 1 थिंग मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नंबर 1 जो है इसका मैंने ऑर्डर 1 रखा हुआ है। इसमें 2 तरीके से मैंने बताया, दिल्ली जनरल लिया है और आउटसाइड दिल्ली जनरल लिया। रिजर्वेशन कैटेगरी को आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक आपके साथ में शेयर कर दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें ओपन दिल्ली साइड के लिए जो मिनिमम रैंक गई थी वो 261 से 1154 तक गई थी और आउटसाइडर दिल्ली जनरल के लिए 606 से 676 तक गई थी। ये राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही कई सारे राउंड्स की काउंसलिंग हुई थी, उसमें आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में भारतीय विद्यापीठ यानी कि ठीक है, भारतीय विद्यापीठ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम रैंक है वो 638 से 1786 तक और इसकी जो मिनिमम रैंक है आउटसाइडर दिल्ली जनरल के लिए 758 से 920। ठीक है, फिर भाई परमानेंट इसको 3 या 4 पर रख सकते हैं। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को भी आप 3 या 4 पर रख सकते हैं। इसमें 903 से 4601 तक गया, 4601 तक। और यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली जनरल के लिए 1052 से 126 तक गया। सेम एज द लाल बहादुर शास्त्री में भी देखें आप तो 903 से 4601 और 10 तो वो आप एक बार देख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री या जो भी कॉलेज आप देख रहे हैं, सीडेड कॉलेज है 1167 से 3237 और 681 से, तो आप एक बार इसका प्रेफरेंस देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसको बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। जगन इंस्टीट्यूट है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, इसको आप 4-5 पे रख सकते हैं, 5-6-7 पे रख सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ को भी 6-7 पे रख सकते हैं। बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट है तो आप 7-8 पे रख सकते हैं। जगन इंस्टीट्यूट है जो कि एक्चुअल में ना यहाँ पर कुछ कॉलेज में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के नाम से चलते हैं, तो वो भी हैं। तो इस तरीके से मैंने ये प्रेफरेंसेस आपके साथ में शेयर। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपकी चॉइसेस लिखी जाएंगी। All the candidates who wish to participate in the online counseling for admission are advised to their own interest to visit the university ipu.ac.in as well as the online admission website ipu.admission.nic.in for the regular updates। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा आईपीयू का काउंसलिंग शेड्यूल शेयर किया है। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात
फिर बता देता हूँ, आप लोग फिर समझ लीजिएगा पूरे इन्फॉर्मेशन का जो मेरा पर्पज़ है देने का वो ये कि ऐसे कैंडिडेट जो चूक गए थे, किसी कारण से उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था अपना रजिस्ट्रेशन का और वो चाहते हैं कि मैं आईपीयू में एडमिशन ले लूँ, तो उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि वो फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो काउंसलिंग की प्रोसीजर है उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए उन कैंडिडेट्स को ₹1200 की जो ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करनी है और ₹1000 जो कि काउंसलिंग की फ़ी है वो पे करनी है और ये 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में करना है। टाइम भी इन्होंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है। अब मैं उन लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ जिन लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन किया हुआ है और किसी कारण से उनको निमसेट में अच्छी रैंक नहीं मिली है और वो अब आईपीयू के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ ₹1000 जो कि नॉन रिफंडेबल है, सिर्फ काउंसलिंग की फी पे करनी है। वो भी 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में करना है। इज़ इट क्लियर? बाकी सारी बातें मैंने आपके साथ में बहुत ही डिटेल में शेयर की हैं। आप इसको इत्मीनान से वीडियो को आप देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच जाए। ऐसा मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग शेयर करें, ताकि जो लोग इस प्रक्रिया में चूक रहे हों, उनके पास में जानकारी भी पहुँचे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, निमसेट में कई सारे बच्चों का रिज़ल्ट बिगड़ गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है। अगर वो आईपीयू में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के वहाँ पर भी मेहनत करेंगे, तो जो वो कंपनी के लिए डिज़ायर रखते हैं, अपना सपना रखते हैं, ड्रीम रखते हैं, वो उनको मिल सकता है। बस वहाँ पर थोड़ी-सी आपके लिए मेहनत लगेगी। तो जो बच्चे ऑलरेडी लेबर बहुत करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। बस कॉन्फिडेंस रखिए कि हम जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली में लोकेटेड है तो कई सारी कंपनियाँ जाती हैं। नोएडा, गाज़ियाबाद यहाँ पर बहुत सारी आईटी हब बना हुआ है, तो कई सारी कंपनियाँ ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों तरीके से जाती हैं। वो जहाँ पर आपको कंपनी मिल सकती है, ठीक है? तो बिल्कुल चिंता ना करें और ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो लोग कई कारणों से निमसेट में नहीं ले पाए हैं, कोई बात नहीं। निमसेट एक माध्यम है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? उसके बाद मेहनत तो आपको ही करनी होती है, चाहे आप सेट के कॉलेज में जाकर के मेहनत करें, चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाकर के मेहनत करें। बस एक प्लेटफ़ॉर्म हमको मिल जाता है निमसेट के थ्रू, जो हम थोड़ा और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, हमको उसके लिए डिप्रेशन लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करना है और क्योंकि आईक्यू एक अच्छा विकल्प हो सकता है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझे बहुत बार कॉल किए, बहुत बार उन्होंने रिक्वेस्ट की सर आईक्यू के बारे में मुझे बताइए, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर की है और आईक्यू ठीक कॉलेज में आता है, ठीक है? चलिए आई होप कि आपको बहुत-बहुत मज़ा आया होगा। ऑल द बेस्ट मैं कहूँगा आप लोग बहुत अच्छा करें, जीवन में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। ड्यू टू कोविड कई सारी बच्चों को प्रॉब्लम हुई है और उसी कारण से उनका निमसेट में रिज़ल्ट भी बिगड़ा हुआ है। पर उस चीज़ को अब आप लोग हटा दें अपने दिमाग से, जैसा भी आया, जो भी है उसको एक्सेप्ट किया जाए। और चूँकि आईक्यू में एक बहुत अच्छा ऑफ़र आप लोगों के लिए ओपन हुआ है, उसको अब आप ना जाने दें, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।